हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। मैं लाली वर्मा आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हर बार की तरह आशा भी करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और साथ ही साथ अपने आप का ख्याल रखते हुए पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। हाँ बिल्कुल, कुछ ही दिन बचे हैं, आपकी परीक्षाएं आने वाली हैं, डरना नहीं है, पूर्ण आत्मविश्वास के साथ तैयारी कीजिए और जितनी हम तैयारी करते हैं, जैसी हम तैयारी करते हैं उसका परिणाम हमें अवश्य मिलता है, बशर्ते कि तैयारी पूरे लगन और समर्पण भाव से की गई। ये नहीं कि हम पढ़ रहे हैं और ध्यान कहीं और है। तो आप 2 घंटे पढ़िए, लेकिन पूरे ध्यान से पढ़िए। हिंदी की बात करूं तो प्रतिदिन 1 घंटा काफ़ी है, आप बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। समय का ध्यान रखिए, एकाग्रचित होकर पढ़िए और बहुत अच्छे अंक प्राप्त कीजिए। बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, खुश हो जाइएगा और हम भी खुश हो जाएंगे। साथ ही साथ मैग्नेट ब्रेन्स पर अब बुक्स भी आ गई ना, मैग्नेट ब्रेन्स के नोट्स भी आ गए हैं हिंदी मीडियम में। कक्षा 8वीं से 12वीं तक तो उनका भी आप लाभ उठाइए, ताकि आप अपनी परीक्षाओं में भी अच्छे अंक प्राप्त कर सकें और आगे आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी खुद को तैयार कर सकें, क्योंकि ये नोट्स हैं एक सफलता की चाबी जो आपको हर एक एग्जाम के लिए तैयार करेंगे और उनको क्रैक कराने में आपकी पूरी पूरी हेल्प करेंगे। चलो बेटा, तो अब हम चलते हैं अपनी पूरक पाठ्य पुस्तिका अंतराल के तीसरे चैप्टर पर। नाम है बिस्कोहर की माटी। बिस्कोहर की माटी, बिस्कोहर कोई एक स्थान है, माटी मतलब मिट्टी। ओके, बिल्कुल सही समझे हैं। लिखा है विश्वनाथ त्रिपाठी जी ने। तो आइए सबसे पहले हम चलते हैं जीवन परिचय की ओर। विश्वनाथ त्रिपाठी जी का जन्म उत्तर प्रदेश के बस्ती जिला, जो कि अब सिद्धार्थ नगर में है, के बिस्कोहर गांव में हुआ था। उनका जन्म कहाँ हुआ था? उसी बिस्कोहर गांव में। शिक्षा पहले गांव में, फिर बलरामपुर कस्बे में, उसके बाद उच्च शिक्षा कानपुर और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में। पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ से पीएचडी की। 15 नवंबर सन 1958 को देवी सिंह बिष्ट महाविद्यालय नैनीताल में आप अध्यापक भी नियुक्त हुए। 8 अक्टूबर सन 1959 को किरोड़ीमल कॉलेज दिल्ली में भी नियुक्ति हुई। बाद में दिल्ली विश्वविद्यालय के दक्षिण परिसर में अध्यापन। 15 फरवरी 1996 को 65 वर्ष पूरे होने के बाद सेवानिवृत्त हो गए। रिटायरमेंट कहते हैं, सेवानिवृत्त मतलब रिटायरमेंट हो गया। बिस्कोहर की माटी का सार देखिए, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जब हम व्याख्या या सार ध्यान से सुनते हैं तो उनसे संबंधित छोटे से छोटे और बड़े से बड़े प्रश्न का जवाब बहुत अच्छे से दे सकते हैं। प्रस्तुत पाठ बिस्कोहर की माटी लेखक विश्वनाथ त्रिपाठी जी के द्वारा लिखित है। याद रखिएगा, बिस्कोहर की माटी, विश्वनाथ त्रिपाठी। इस पाठ में लेखक ने स्वयं के ऊपर बीती हुई बातों को और अपने गांव बिस्कोहर के सौंदर्य के बारे में बहुत ही सुंदर और सजीव वर्णन किया है। सजीव वर्णन मतलब अपने आप का जो बिल्कुल लाइव कह सकते हैं जिसको, कि जो उन्होंने वहां पर जैसा जीवन जिया, जैसा अनुभव किया, उसी का उल्लेख किया है। यह पाठ विश्वनाथ जी की आत्मकथा नंगा तलाई का गांव का एक अंश है। यह पाठ आत्मकथा शैली में लिखा गया है और बहुत ही रोचक और पठनीय है। लेखक ने अपनी उम्र कई पड़ाव पार करने के बाद अपने जीवन में माँ, गांव और आसपास की प्रकृति परिवेश का वर्णन करते हुए ग्रामीण जीवन शैली, लोक कथाओं, लोक मान्यताओं को पाठक तक पहुंचाने की कोशिश की है। आत्मकथा शैली समझ गए ना? उन्होंने अपने जीवन में जो घटित जितनी भी घटनाएं हैं, जितनी भी यादें हैं, इस बिस्कोहर की माटी के माध्यम से हम सभी के साथ साझा किया है। साथ ही साथ लेखक ने इस पाठ में गांव के कई प्रकार के फूलों का वर्णन किया है, कि गांव में इतने सुंदर सुंदर फूल खिलते थे, मनोहारी फूल खिलते थे। उनकी विशेषताओं को बताया है, जैसे कमल का फूल तालाबों में उगता है, इनके बीज, डंठल आदि खाए जाते हैं, इसका पत्ता भोजन परोसने के काम भी आता है। पहले बहुत पत्तल, अब तो वो पत्तल है, किसी भी पत्ते की पहले जो पंगत होती थी गांव में, शादी ब्याह में या कोई अच्छा कार्यक्रम होता है, उसमें पत्तल मतलब पत्ते की जो थाली रहती है उसको पत्तल कहते हैं। तो जो कमल का पत्ता रहता है, अच्छा खासा बड़ा रहता है, उसमें भोजन परोसने के काम आता है। कोइया के फूल तालाबों
और गड्ढों के जल में खिलता है। इसमें से मीठी और बहुत सुगंधित गंध आती है। सिंगाड़े के फूल, सिंगाड़े जानते हो, जो अधिकतर दिवाली 11 पर मिलते हैं। सिंगाड़े के फूल जल में उगने वाले सफ़ेद रंग का होता है। इसके फूल से ही सिंगाड़े के फल मिलते हैं जिसे खाया जाता है। हर सिंगार के फूल शरद ऋतु में खिलता है। यह सफ़ेद रंग का होता है तथा खुशबूदार फूल है। इसे पूजा फूल भी कहते हैं। यह परिजात तथा शेफाली के नाम से जाना जाता है। परिजात जानते हो ना, एक नीले कलर का फूल रहता है जो शिव जी को बहुत ही सुंदर, मतलब शिव जी को अत्यधिक प्रिय है। इसके फूल, पत्ते, छाल आयुर्वेद में उपयोगी भी होती है परिजात की। कदम्ब के फूल संतरी रंग के होते हैं, ऑरेंज कलर के, तथा इसमें सफ़ेद रंग की छोटी छोटी सफ़ेद पंखुड़ियाँ होती हैं। कई फूलों का यहाँ पर वर्णन किया है। और अभी तो वसंत पंचमी भी आ रही है। आपको पता है कब है वसंत पंचमी? अच्छा हाँ, ओके, 26 जनवरी को ही वसंत पंचमी है। इस बार की ये जो तो 2 तिथियां हैं वो एक साथ मिल गई हैं। वसंत पंचमी या वसंत ऋतु है, ऋतुराज कहलाती है। तो यह गुच्छे में होता है। सरसों के फूल पीले रंग के होते हैं। इनसे तैलीय गंध आती है। सरसों की खेत, सरसों के फूल, पहले की यदि पिक्चर्स देखी जाए, मूवीज़ देखी जाए, तो सरसों की खेती और बहुत सुंदर तरीके से उन्हीं खेतों के बीच में, चाहे वो यहाँ की वो कदम कदम पर धरती बदले रंग, वो देश रंगीला रंगीला, बहुत से जैसे देशभक्ति के गीत हों या जो फिल्में हैं उनमें भी बहुत सारे सुगंधित फूलों का वर्णन किया जाता है। सरसों की खेती का वर्णन किया जाता है। सुंदर सुंदर पीले फूलों का भी देखने को मिलता है। तो जो सरसों के फूल रहते हैं उनमें से तैलीय गंध आती, क्योंकि आपको पता है सरसों से तेल बनता है। इससे सरसों के बीज भी मिलते हैं। भरभंडा, इसे सत्यनाशी भी कहा जाता है। ये पीले रंग का होता है। बरसात में जब आंखों की बीमारी का प्रकोप फैलता है, अक्सर आई फ्लू जिसको कहते हैं, वो बरसात के दिनों में आता है, तो दवाई के रूप में काम आता है। जूही का फूल सफ़ेद रंग का होता है, खुशबूदार होता है। इसे गजरा बनाने में प्रयोग में लाया जाता है। जो बालों में, केशों को सजाया जाता है ना, उस गजरे का जो होता है वो जूही का होता है। भगवान को भी इसके फूल चढ़ाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त लेखक ने तोरी समझते हो, सब्जी रहती है जो जैसे गिल की, भिंडी की तरह ऐसी तोरी रहती है जिसमें लाइन 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 रहती है, वो तोरी रहती है। और जिसमें लाइन नहीं रहती है वो गिल की रहती है। लौकी भी समझते हैं, भिंडी, भटकैया, इमली, अमरूद, बैंगन, कोहड़ा, शरीफा किसे कहते हैं? सीताफल को? बताना मुझे कमेंट में। आम के बौर, कटहल, बेल, अरहर, उड़द, चना, मसूर, मटर के फूल, सेमल के फूलों का भी वर्णन किया है। सब कुछ, पूरा गांव दिख रहा है मुझे तो। अपने खेत खलिहान और छोटा बचपन मुझे अपना याद आ गया, जब कभी कभी खेतों में जाते थे और मटर के खेत से मटर की फली स्वयं तोड़कर खाते हैं। चने की बिल्कुल कच्चे जो फल रहते हैं उनको खाओ, आहा, मज़ा आ जाता है। बहुत ही पूरा का पूरा यहाँ पर वर्णन हमें देखने को मिल रहा है। इसके अलावा लेखक ने गांव के बिलों का, जो बिल होते थे खेतों में, कहीं सांप का बिल है तो कहीं किसी का बिल है, मेड़ों में रहने वाले सांप और बिच्छुओं का भी उल्लेख किया है। मेड़ समझते हो, जैसे खेत है और खेत का जो पार्टीशन रहता है या बीच की जो रास्ता रहती है उसको मेड़ कहा जाता है। तो जैसे उनका उल्लेख किया, जैसे धामिन, गेहुआ, करेत आदि। लेखक कहते हैं कि गांव शहर की तरह सुविधा युक्त नहीं होते। पूरी तरह से ऐसा नहीं है कि उसमें सारी सुख सुविधाएं होंगी, बल्कि प्रकृति पर निर्भर होते हैं। और इस प्रकृति की सुंदरता को लेखक ने बड़े मनोयोग से जिया है, बहुत अच्छे से जीवन यापन किया है। एक तरफ लेखक ने फल फूल से परिपूर्ण प्रकृति संपदा का, और दूसरी ओर बारिश के दिनों में बदहाल गांव जो चारों तरफ पानी से भरा होता था, बाढ़ से पूरा गांव तहस नहस भी हो जाता था, उसका जिक्र करते हुए गांव की तकलीफ को भी बताया है कि एक तरफ जहां खुशी है वहां दूसरी तरफ कष्ट भी है। लेखक का मानना है कि ग्रामीण जीवन में शहरी दवाइयों की जगह प्रकृति से प्राप्त फूल पत्तियों का उपयोग किया जाता था। मुझे आज भी याद है, जब हम बहुत छोटे थे, 5वीं क्लास से पहले की बात करती हूँ मैं,
तो जब कभी कोई बीमारी होती थी, जैसे फीवर आ गया या बुखार आ गया, तो हमारे दादाजी एक, जिसको अभी हम कहते हैं ना, उसको क्या कहते हैं, गिलोय, उसको गुरबेल भी कहा जाता है, उस बेल को पीस कर उसका काढ़ा बनाकर 1 चम्मच पिला देते तो बुखार मुखार सब ऐसे छू मंतर होकर भाग जाता था। तो प्रकृति से प्राप्त फूल पत्तियों का उपयोगी बताया है। बिस्कोहर में गर्मी हो, वर्षा और शरद ऋतु में होने वाली दिक्कतों का भी लेखक ने जो गहरा प्रभाव पड़ा है, जिसका उल्लेख पाठ में मिलता है। साथ ही साथ लेखक ने अपने बारे में एक और बात कही है कि जब लेखक 10 वर्ष के थे तब अपने से 10 वर्ष बड़ी लड़की को देखा, तब उनके मन में उठे, 10 वर्ष के जब थे तो उन्होंने अपने से 10 वर्ष बड़ी लड़की को देखा, तो उनके मन में जो भाव, जो संवेग उठे, अमिट प्रभाव उनकी मार्मिक प्रस्तुति के बीच संवादों की यथावत आंचलिक प्रस्तुति अनुभव की है, अर्थात जो उन्होंने उस समय महसूस किया वो भी यहाँ पर बताया है। सत्यता और नैसर्गिक की उद्घोतक है। इस पाठ में लेखक ने माँ और बच्चे के बीच के संबंध का गहरा चिंतन किया है। लेखक कहते हैं कि सभी बच्चों का अपनी माँ के प्रति बहुत गहरा संबंध होता है। एक माँ और बच्चा, ये जो संबंध है वो परमात्मा ने स्वयं इतना प्यारा, इतना पवित्र बनाया है कि ये रिश्ता सर्वोपरि है। ये जो संबंध है बच्चे का माँ की कोख में आने के साथ ही जुड़ जाता है। जब बच्चा जन्म लेता है 9 माह माँ अपने बच्चे को अपनी कोख में रखती है, जो वो खाती है वो उसको मिलता है, मतलब अपनी ऊर्जा भी उसी को दे देती है। तो अपने माँ के दूध पर निर्भर होता है जब बच्चा जन्म लेता है। वह 0 से लेकर 6 माह तक माँ का दूध अनिवार्य रूप से पीता ही है, और ये अनिवार्य माना भी गया है। डॉक्टर्स भी कहते हैं, विज्ञान भी कहता है, जो अगले 3 साल तक पी सकता है। माँ अपने बच्चे को दूध पिलाते समय अपनी आंचल की छांव में उसे छुपा लेती है, अपने सीने से लगा लेती है और दूध पिलाती है। इससे माँ और बच्चे के बीच संबंध और भी गहरा होता है। बच्चा अपनी माँ के साथ ही रोता है, हंसता है, खेलता है, बहुत मज़े करता है, खाता पीता है और बड़ा होता है। बच्चा माँ के आंचल में दूध पीता हुआ अपनी माँ के स्पर्श और गर्माहट को महसूस भी करता है। और कोई भी विपत्ति हो, परेशानी हो, सर्दी हो, धूप हो, बारिश हो, बच्चा यदि माँ की गोद में है, माँ के आंचल में हो, तो किसी चीज़ का उसे भय नहीं। सबसे सुरक्षित माँ का आंचल। बच्चा अपने जीवन के हर पल, हर खुशी, गम, भूख, आंसू, सभी क्रियाओं में माँ ही साथ होती है। माँ बच्चे के हर एक छोटी छोटी क्रिया से खुश होती है। बच्चा माँ की गोद में सुकून से रहता है, और साथ ही साथ माँ बच्चे को गोद में लेकर अपनी ममता उस पर न्यौछावर करती है। और सबसे सुकून, सबसे अच्छा जो एक फीलिंग रहती है, एक महसूस जो करती है, वो उसको सुकून मिलता है। बहुत पीड़ा भी सहती है, लेकिन अपने बच्चे का चेहरा देखते हुए सारी पीड़ाओं को भूलकर उसकी खुशी में अपनी खुशी को ढूंढती है और उसका चेहरा चमक जाता है। ये माँ और बच्चे का संबंध है। लेखक ने आगे की ठुमरी के बारे में कहा है कि यह ठुमरी बड़े गुलाम अली खां साहब ने गाई है, जिसमें एक औरत व्याकुल नजर आती है। सफ़ेद रंग की साड़ी पहने, काले घने बाल संवारे हुए हैं, आंखों में नमी भरी हुई अपने साजन का इंतजार करती है। अब वहाँ का क्या, किस तरह के गीत गाए जाते थे, ठुमरी जैसे कोई गा रहा है, और उसमें जो वर्णन देखने को मिल रहा है उस ठुमरी में, उसका वर्णन यहाँ पर है, जिसे सुनकर हृदय रोने लगता है। इस स्मृति के साथ मृत्यु का बोध अजीब तौर पर जुड़ा हुआ है। पूरी रचना में, इस पूरे पाठ में लेखक ने अपने देखे महसूस किए हुए यथार्थ को प्रकृति सौंदर्य के साथ प्रस्तुत किया है। यथार्थ समझते हो, जिसको कहते हैं वास्तविकता, सच्चाई, रियलिटी, ठीक है, यही होता है यथार्थ। तो जो भी रचना आपके समक्ष यहाँ पर प्रस्तुत हो रही है वो लेखक ने स्वयं अनुभव किया है, कोई कल्पना नहीं है। लेखक की शैली अपने आप में अनूठी और बिल्कुल नई है, जो कि पाठक को या हम सभी को, श्रोताओं को सुनने में समझ भी आती है, और पूरी तरह से हम उसके अनुभवों में भी अपने आप को खो देते हैं। त्रिपाठी जी ने अपना पूरा जीवन गांव में बिताया और अपने गांव बिस्कोहर की मिट्टी की और वहाँ की सुंदरता, गांव में होने वाले समस्याओं, बदलते मौसम, वहाँ का रहन सहन, खान पान और रातों की चांदनी भरी फूलों की मधुर मंत्रमुग्ध खुशबू, इन सभी का भी वर्णन किया है।
अब हम चलते हैं इसी पाठ के प्रश्न उत्तरों की तरफ। कहानी आप समझ गए हैं कि लेखक त्रिपाठी जी ने यहाँ पर अपने ही अनुभवों को आत्मकथा शैली में बिस्कोहर की माटी के माध्यम से हम सभी के साथ साझा किया है। समझ गए हैं कि माँ और बच्चे का संबंध बताया गया है, साथ ही साथ गांव का जो प्राकृतिक सौंदर्य है उसका भी वर्णन किया है, तरह तरह के फूलों का वर्णन हुआ है, कमल के फूल, पत्ते, डंठल सभी का उपयोग भी बताया है, साथ ही साथ परिजात हुए और भी कई फूलों का वर्णन किया है, सिंगाड़े के फूलों का वर्णन किया है, जूही के फूलों का वर्णन किया है, अर्थात जो प्रकृति की सुंदरता है उसका उन्होंने वर्णन किया है। तो अब चलते हैं प्रश्नों की तरफ और जानते हैं कि जो अभी हमने सुना क्या हमारे मस्तिष्क में है, क्या हमेशा के लिए विराजित है, क्या हम परीक्षाओं में बहुत अच्छे से उत्तर लिख पाएंगे? यस, बिल्कुल आप लिख पाएंगे। कुइयां किसे कहते हैं, उसकी विशेषता बताइए। तो कुइयां तालाबों, गड्ढों के जल में उगने वाला एक प्रकार का पुष्प है जिसे कुमुद भी कहते हैं, जो कि रात्रि में खिलता है। कोका बेली भी कहते हैं। कुइयां पानी से भरे गड्ढे में उग जाती है। इसकी खुशबू मनमोहक होती है। शरद ऋतु की चांदनी में तालाबों में उस चांदनी की जो छाया बनती है वह कोइयों की पत्तियों के समान लगती है। दोनों एक समान दिखाई देती हैं। कोइया का जो फूल है वो सफेद दूधिया चांदनी की तरह होता है। बच्चे का मां का दूध पीना सिर्फ दूध पीना नहीं, मां से बच्चे के सारे संबंधों का जीवन चरित होता है। तो इस पर हमें वर्णन करना है और टिप्पणी देना है कि सभी बच्चों का अपनी माँ के प्रति बहुत गहरा संबंध होता है। यह संबंध बच्चे का माँ की कोख में आने के साथ ही जुड़ जाता है। जब बच्चा जन्म लेता है और माँ का दूध पीता है तो ये संबंध और भी अटूट हो जाता है। 0 से लेकर 6 माह तक अनिवार्य रूप से माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है और यही उसके जीवन का आधार होता है, जो अगले 3 साल तक पी सकता है। माँ अपने बच्चे को दूध पिलाते समय अपने आंचल की छांव में उसको छुपाकर रखती है और उसे अपने सीने से लगाकर दूध पिलाती है। इससे माँ बच्चे के बीच का संबंध है जो गहरा होता है। बच्चा अपने माँ के साथ ही रोता है, हंसता है, खेलता है, कूदता है, बड़ा होता है। हर एक बच्चे की क्रिया में माँ भी शामिल हो जाती है। बच्चा माँ के आंचल में दूध पीता हुआ अपनी माँ के स्पर्श और गर्माहट को भी महसूस करता है और ये जो संबंध है वो हमेशा के लिए मजबूत हो जाता है। ये जो रिश्ता है पवित्र है। माँ सबसे प्यारा शब्द, माँ सबसे विशाल या व्यापक शब्द जिसको परिभाषित करना संभवतः शब्दों में संभव नहीं है। बच्चा अपने जीवन के हर एक पल, खुशी, गम, भूख, आंसू सभी क्रियाओं में माँ ही साथ होती है। माँ बच्चे के हर छोटी छोटी क्रिया से खुश होती है। बच्चा माँ की गोद में सुकून से रहता है। बच्चे को गोद में लेकर माँ उस पर न्यौछावर कर देती है। सारी खुशियों को वो न्यौछावर कर देती है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। विश्वनाथ पर क्या अत्याचार हुआ? बेचारा बच्चा, क्या क्या अत्याचार हुआ? क्या छोटी सी उम्र में ही उसका एक और भाई आ गया? हाँ, यही हुआ था। प्रस्तुत पाठ के अनुसार विश्वनाथ अभी बहुत छोटे थे। माँ के दूध का सेवन कर ही रहे थे कि उनके छोटे भाई का जन्म हो गया। छोटे भाई के आ जाने से माँ ने उन्हें दूध पिलाना बंद कर दिया। अब उनकी माँ का दूध उनका छोटा भाई पीने लगा था और उन्हें माँ से दूर होना पड़ा। इसलिए विश्वनाथ इसे स्वयं पर अत्याचार कहते हैं। छोटा भाई माँ का दूध पीता और विश्वनाथ को गाय का बेस्वाद दूध पीना पड़ता था और इसी का वर्णन लेखक ने यहाँ किया है। गर्मी की बात करें या जब लू चलती है तो उससे बचने के कौन कौन से उपाय हैं? क्या आपको कोई सा उपाय पता है क्या? जब गर्मी या लू कहते हैं ना, अब लू भाई, सनस्ट्रोक, ओ माय गॉड। अब मई और जून, अप्रैल मई जून या ज्येष्ठ आषाढ़, बैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ हिंदी के महीनों में देखा जाए तो इनमें भयंकर आग, जैसे सूरज जो है आग के गोले बरसा रहा हो, धरती तबे की तरह तप जाती है, लू चलती है। इससे उपाय क्या क्या है लू से बचने के लिए? ओके, प्याज अपनी पॉकेट में रख लेना, वेरी नाइस। और आम का पन्ना पीना, शरबत पीना, ये सारी बातें हैं। तो आइए देखते हैं गर्मी और लू से बचने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। धोती तथा कमीज में गांठ लगाकर प्याज बांध दिया जाए और अपने पास रख लिया जाए। लू से बचने के लिए कच्चे आम का पन्ना भी पिया जाता है। कच्चे आम को भूनकर गुड़ तथा चीनी के साथ उसका शरबत बनाकर पीते हैं, बहुत अच्छा लगता है। कच्चे आम को भूनकर शरीर पर लगाया जाता है तथा उससे नहाया भी जाता है, जिससे गर्माहट या जो लू की खतरनाक प्रकोप है उससे बचा जा सकता है। कच्चे आम को भूनकर उबालकर गर्मियों के समय उससे सिर को भी धोया जाता है।
जी हाँ, हम प्याज और आम के उपायों से परिचित हैं। बहुत बढ़िया। और कोई उपाय आपके पास हो तो ज़रूर मुझे लिखकर बताइएगा। उनका भी गर्मियाँ आने वाली हैं तो हम उपाय करेंगे उनका। लेखक विश्वनाथ ने किन आधारों पर अपनी माँ की तुलना बतख से की है? कोई भी पशु, पक्षी, इवन छोटे छोटे जो चिड़िया रहती हैं या कोई भी प्राणी जो बच्चों को जन्म देता है, चाहे वो अंडे दे या जन्म दे, अब जो माँ रहती है उसका रूप हमेशा समान ही रहता है। अपनी बच्चों की रक्षा सुरक्षा के लिए स्वयं तत्पर खड़ी रहती है। कोई भी परेशानी आए तो ढाल बनकर सामने खड़ी हो जाती है। प्रस्तुत पाठ के आधार पर बत्तख अंडे देते समय पानी से बाहर आ जाती है। अंडे देने के बाद अपने अंडों को सेकती है जब तक अंडे से बच्चे बाहर ना निकल जाएं। बत्तख अपने अंडों को अपने पंखों के बीच रखती है। सबसे बचाकर अपने अंडों और बच्चों की सुरक्षा के लिए बहुत सतर्कता के साथ, सुरक्षा के साथ, कोमलता से कार्य करती है और अपने बच्चों पर कड़ी नजर भी रखती है ताकि उनकी वो कोई नुकसान ना पहुंचे। ऐसे ही विश्वनाथ की माँ भी करती हैं। वह बच्चे की बहुत अच्छे से देखभाल करती हैं, दूध पिलाती हैं, अपने साथ सुलाती हैं, उसका हर कार्य करती हैं। इसी कारण लेखक विश्वनाथ ने अपनी माँ की तुलना बतख से की है। बिस्कोहर में हुई बरसात का जो वर्णन विश्वनाथ जी ने किया है उसे अपने शब्दों में लिखिए कि जहां गांव की चर्चा करते ही सुंदरता मनमोहक दृश्य सामने आता है तो वहीं पर बाढ़ की भयावह से गांव के गांव डूब जाते हैं, बेघर हो जाते हैं लोग। लेखक कहते हैं कि बिस्कोहर में बरसात सीधे नहीं होती है। बिस्कोहर में पहले आकाश में बादल घिर जाते हैं, उसके बाद वह गड़गड़ाने लगते हैं, गरजने लगते हैं, बिजली चमकने लगती है। दिन में आकाश में बादल छाए तो लगता है कि रात हो गई। बहुत तेज बारिश होने लगती है, मूसलाधार बरसात। बारिश का स्वर तबला, मृदंग तथा सितार जैसा सुनाई देता है, गड़गड़ धड़धड़ तरह तरह की आवाजें। लेकिन जब तेज बारिश होने लगती है तो लगता है मानो दूर से घोड़े भागे चले आ रहे हों। यहाँ वर्षा एक दिन होकर बंद नहीं होती है, कई दिनों तक थमी रहती है, होती रहती है। बारिश के कारण किसी के घर के मकान गिर जाते हैं तो कभी जमीन में धंस जाती हैं। अर्थात जो बरसात की जो स्थिति है वो भयंकर रूप भी धारण कर लेती है। नदियां में पानी उछाल मारने लगता है, बाढ़ आ जाती है, चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई देने लगता है। गांव के सभी पशु पक्षी बरसात का आनंद उठाते हुए यहाँ से वहां भागते हुए दिखाई देते हैं। पहली बरसात में भीगने से चर्म रोग दूर हो जाते हैं। गांव लोगों का ऐसा भी मानना है कि जो भी पहली बरसात है उसमें यदि अपने आप को भिगो लिया जाए तो वो आपकी जो भी चर्म स्किन डिजीजेज हैं वो खत्म हो जाते हैं। फूल केवल गंध ही नहीं देते, दवा भी करते हैं। कैसे? क्या आपने कोई ऐसा फूल सुना है जिससे दवा बनाई जाती हो? जी हाँ, लेखक के अनुसार लोगों का मानना है कि सारे फूल अपने रंग तथा गंध के कारण पहचाने जाते हैं। लेकिन यहाँ पर लेखक ने कहा है कि सिर्फ फूलों के रंग और गंध की बात को नकारते हैं। वे कहते हैं कि फूल केवल गंध नहीं देते, वे दवा भी करते हैं। वे भरभंडा नामक फूल के बारे में बताते हैं। इस फूल से निकलने वाला दूध गर्मी के दिनों में आंखें आने पर दवा का काम करता है। इसे आंख में निचोड़ देने से आंख की बीमारी सही हो जाती है। नीम के फूल चेचक के मरीज को ठीक कर सकते हैं। वाओ, ये बात आज नई बात पता चली कि जो नीम के फूल हैं वो चेचक के मरीज को ठीक कर सकते हैं। बेर के फूलों को सूंघने मात्र से ही बर्रे ततैये का डंक अपने आप झड़ जाता है। ओ माय गॉड, बेटा इनको याद रखिएगा। सूंघने मात्र से, जो बेरी का पेड़ रहता है ना उसमें बेर लगते हैं, उसका यदि ततैया या बर्र जो डंक मार देती है और खतरनाक तरीके से झंझनाहट होती है, यदि बेर के पेड़ को सूंघ लिया जाए तो वो डंक अपने आप झड़ जाता है। लेखक फूलों के महत्व को बताते हुए दवा का उल्लेख करते हैं कि देखो ये जो रहता है एक, ठीक है, उसके जो रहता है कि सिर्फ उसका दूध आंखों में निचोड़ लेने से बीमारी हो जाती है खत्म। नीम के फूल चेचक के मरीज को ठीक करते हैं। बेर के फूल को सूंघने से बर्र का डंक अपने आप झड़ जाता है। तो फूल केवल गंध ही नहीं देते बल्कि दवा का काम भी करते हैं, इसलिए लेखक ने ये बात कही। प्रकृति सजीव नारी बन गई। इस कथन के संदर्भ में लेखक की प्रकृति, नारी और सौंदर्य संबंधी मान्यताएं स्पष्ट कीजिए कि लेखक ने ऐसा क्यों कहा है। लेखक की प्रकृति, नारी, सौंदर्य संबंधी कुछ मान्यताएं हैं जो आपस में जुड़ी हुई हैं। जब लेखक 10 वर्ष के थे तो उसने एक स्त्री को देखा, वह उसे 10 वर्ष बड़ी थी।
10 वर्ष बड़ी थी, लेखक स्वयं 10 वर्ष के थे, वो उनसे 10 वर्ष बड़ी थी। उसका सौंदर्य अद्भुत था। लेखक कहते हैं कि संतोषी भैया के घर के बाहर आंगन में एक जूही की लता भी लगी थी। उससे आने वाली मनमोहक सुगंध लेखक के प्राण को महका देती थी। लेखक को चांदनी में सफेद फूल ऐसे लगते मानो पेड़ों, लताओं, खिले फूलों में चांदनी खुद उतर आई हो। वहां लेखक एक औरत के रूप में ही नहीं बल्कि जूही की लता बन गई, चांदनी के रूप में दिखाई देती है। फूलों की खुशबू आ रही थी, प्रकृति सजीव नारी बनी हुई थी और लेखक नारी में आकाश, चांदनी, सुगंध सब कुछ देख रहे थे। लेखक प्रकृति में उस औरत को भी और औरत को प्रकृति के रूप में देखते हैं, इसलिए उन्होंने कहा है कि प्रकृति नारी, नारी प्रकृति, सब जैसे सजीव हो गया हो। अब प्रश्न आया है कि ऐसी कौन सी स्मृति है जिसके साथ लेखक को मृत्यु का बोध अजीब तौर से जुड़ा मिलता है। ऐसी कौन सी याद है जिसमें लेखक ने मृत्यु की बात कही है। लेखक कहते हैं कि बड़े गुलाम अली खां साहब ने एक पहाड़ी ठुमरी गाई है जिसमें एक औरत व्याकुल नजर आती है, सफेद रंग की साड़ी पहने, काले घने बालों को संवारे हुए, आंखों में नमी भरी हुई, अपने साजन का इंतजार करती है, जिसे सुनकर हृदय रोने लगता है। इस स्मृति के साथ मृत्यु का बोध अजीब तौर पर जुड़ा हुआ है। ये ठुमरी गाई है, उस ठुमरी में एक स्त्री है, गायन में बखान किया है कि एक स्त्री खड़ी है, अच्छा गौर वर्ण है, सफ़ेद साड़ी पहने हुए, घने बाल हैं, बालों को संवारे हुए है और अपनी साजन की याद में वो रोए जा रही है। ये ठुमरी है। तो यहीं पर इसी स्मृति के साथ मृत्यु का बोध अजीब तौर पर जुड़ा हुआ है और लेखक ने इसी की चर्चा की है। तो प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ आपने बिस्कोहर की माटी नामक गांव, वहाँ की परंपरा, वहाँ के रीति रिवाज और बच्चों का जो माँ के प्रति संबंध होता है, माँ और बच्चे का जो रिश्ता होता है, उसके बारे में भी जाना है। साथ ही साथ अभी आपने देखा कि फूल केवल सुगंध ही नहीं देते बल्कि दवा का काम भी करते हैं। नीम के फूल चेचक के मरीज को सही कर सकते हैं, वहीं बेर के फूल जो डंक बर्रैया, ये जो नहीं डंक मार जाती, उसका डंक भी अपने आप झड़ जाता है। तो बहुत सारी बातों को हमने जाना, इन बातों को याद रखिएगा और जो भी प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाएं ध्यानपूर्वक थोड़ा सोचिएगा कि हाँ, बिस्कोहर की माटी हमने पढ़ा था, लाली मैडम ने पढ़ाया था, यस याद आ गया। बेटा जब हम बहुत ध्यान से सुनते हैं तो सब कुछ हमें याद आ जाता है। इसी तरह से आप बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए, पढ़िए और साथ ही साथ मैंने कहा ना कि नोट्स भी आ गए हैं, उनका भी लाभ उठाइए। इसी तरह से अपनी तैयारी कीजिए, परीक्षाओं में बहुत अच्छा आप करके आएंगे, ऐसी शुभकामनाएं हम सभी देते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिएगा, खुश रहिएगा, बाय बाय, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।